नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह विषय हमारे किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसमें न तो टैंक चलते हैं, न मिसाइलें दागी जाती हैं, लेकिन इसका निशाना सीधे आपका दिमाग, आपकी सोच और आपके निर्णय होता है। इस युद्ध शैली को वैश्विक रणनीतिक भाषा में कॉग्निटिव वॉर या कॉग्निटिव वॉरफेयर या हिंदी में हम कहें तो मानसिक या वैचारिक युद्ध शैली भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का एकमात्र उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, को अवेयर करना है कि कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में इस युद्ध में हमारी इस युवा पीढ़ी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे मैं विचलित हूं और इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पे आपसे बात करी जाए। दोस्तों, युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, समाज के भीतर तक पहुंच गया है। 21वीं सदी में अगर किसी देश को हमें कमजोर करना है तो उसके लिए हमें सेना भेजने की जरूरत नहीं, हमें हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भी भेजने की जरूरत नहीं। हमें केवल इतना करना है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक आपस में अविश्वास करने लगे। अगर हम किसी भी मुद्दे पे अगर हम समाज को कई हिस्सों में बांट दें, अगर हमारे देश को कई हिस्सों में, कई समाज को कई हिस्सों में बांट दिया जाए, अगर देश के युवा ही अपने देश की हर संस्था को अपना दुश्मन समझने लगे, तो बिना एक भी गोली चलाए उस देश की शक्ति को आधा किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हम कई देशों में होते हुए देखते हैं। दोस्तों, आज सूचना, सोशल मीडिया, नैरेटिव और मनोविज्ञान, ये चारों चीजें आधुनिक युद्ध के सबसे घातक हथियार बन गए हैं। कॉग्निटिव वॉरफेयर का मकसद ये नहीं है कि वो बताए कि आपको क्या सोचना है, बल्कि उसका मकसद है ये तय करना कि आप कैसे सोचते हैं और आपके गुस्से को, आपकी भावनाओं को, आपकी हताशा को आपके ही देश के खिलाफ कैसे मोड़ा जा सकता है। दोस्तों, यहां एक और चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, जो है मार्क्सवाद, जो लेफ्टिस्ट, जिसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट थ्योरी, और उसमें लगा उसको बढ़ाते हुए वो कल्चर। अब समझते हैं कि विचारधारा आती कहां से, मार्क्सिस्ट विचारधारा आती कहां से है। जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट है तो कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को दिया है। उसका जो कोर सिद्धांत है, जो उसका मूल सिद्धांत है, वो है थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहता है। एक जो शोषक है, जिसको बुर्जुआ कहते हैं, पूंजीपति। दूसरा शोषित, ऑप्रेस्ड, या जिसको हम सर्वहारा भी कहते हैं, मजदूर वर्ग। और इनमें एक मार्क्स का मानना है कि इन दो धड़ों का समाज में हमेशा टकराव होता रहता है और बदलाव इन दोनों के टकराव से और क्रांति से ही लाया जा सकता है। जब तक ये टकराव नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। आज की दुनिया दोस्तों थोड़ी बदल चुकी है। जो पुरानी कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसे अब वो कल्चर या सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क का नया रूप ले लिया है। जो नया ये जो वोक आंदोलन या वो कल्चर जो हमें देखने को मिलता है, जो अमेरिका से शुरू हुआ है, इसमें शोषित और शोषक वाले फॉर्मूले को या थ्योरी को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। उन्होंने इसे बढ़ाकर पहचान से भी जोड़ दिया है। आपकी जातीय पहचान, आपकी धार्मिक पहचान, आपकी नस्लीय पहचान, लैंगिक पहचान, यौन पहचान, किसी भी तरह की पहचान में दो तरह के लोग होते हैं, शोषक और शोषित। जो युवा पुरानी व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, उन्हें शोषित बता दिया जाता है, और जो युवा इस तरह से शोषित है, उन्हें उकसाया जाता है एक आंदोलन के लिए। जंतर मंतर हो, शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, सभी की एक ही स्क्रिप्ट है और यही शोषित वर्ग के रूप में उनको बताया जाता है। दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। हम इस विरोध प्रदर्शन को कई दिनों से देख रहे हैं। यहां एक सोची समझी वैचारिक जुगलबंदी देखने को मिलती है। यहां एक तरफ जो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट यूनियंस हैं, जो ASFI है, जो SPI है,
जो अपनी पुरानी मार्क्सवादी विचारधारा और सरकार विरोधी एजेंडे के साथ, तो कई जगह पे देश विरोधी एजेंडे के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जो वोक एक्टिविस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें आगे किया जा रहा है। यह क्लासिक मार्क्सवाद और मॉडर्न वोक आइडियोलॉजी का एक खतरनाक मिश्रण तैयार हुआ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है दोस्तों जो इस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो भारत ने बिल्कुल यही स्क्रिप्ट बार बार देखी है। पहले शाहीन बाग हुआ, जहां पे अल्पसंख्यक वर्ग को एनआरसी के माध्यम से शोषित बताया गया। एक खास नैरेटिव के तहत दिल्ली को बंधक बनाया गया। फिर किसान आंदोलन हुआ, जहां किसानों को शोषित बताया गया। एक इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव हुए, सड़कों को ब्लॉक किया गया, देश की छवि खराब की गई। अब जंतर मंतर पे आइए। जंतर मंतर पर भी वही वामपंथी और वोक संगठनों का गठजोड़ दोबारा सक्रिय है। स्क्रिप्ट बिल्कुल वही है, हर बार चेहरे और मुद्दे बदल दिए जाते हैं। इस बार अमेरिका से कोई आ गया है। तो दोस्तों, इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड है चीन, जो दुनिया में इकलौता देश है जो कम्युनिज्म को आज भी प्रमोट करता है। इसके पीछे चीन का दिमाग है। चीन को कॉग्निटिव वॉरफेयर का उस्ताद माना जाता है। चीन है जो भारत के युवाओं को इस गुस्से और नैरेटिव को एक दिशा दे रहा है, उसे फंड कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण अगर आप देखें तो उसमें चीन थ्री वॉरफेयर्स की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। ये थ्री वॉरफेयर होते हैं आपका मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर। जो साइकोलॉजिकल, इन तीनों के मिश्रण से हम कॉग्निटिव वॉरफेयर की थ्योरी को समझते हैं। चीन अच्छी तरह से जानता है कि भारत आज आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो चुका है। चीन भारत से सीधे युद्ध नहीं करना चाहता कि वो जानता है कि भारत को सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन है। ये 1962 का भारत नहीं है। इसलिए चीन का सीधा एजेंडा है भारत को अंदर से तोड़ो। और इसीलिए चीन ने इन वामपंथी नेटवर्क्स, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स और इन्फ्लुएंसर कैंपेन को इस्तेमाल किया है। एक इन्फ्लुएंसर ने तो रील भी डाली है कि उसे पैसे ऑफर किए गए जंतर मंतर के मुद्दे को उठाने के लिए। भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए यह चीन का एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, जब भी भारत दुनिया के मंच पे आगे बढ़ता है, अचानक देश के भीतर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। अभी भारत ने जो प्राइवेट रॉकेट के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल करी, और ये आप आंदोलन देख रहे हैं। हमेशा भारत की ग्रोथ को दबाने के लिए इस तरह के आंदोलनों का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इसमें चीन का सबसे बड़ा हथियार कौन है या क्या है? इस कॉग्निटिव वॉरफेयर में सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल, बंदूक नहीं है। उसका, चीन का हथियार है आपकी भावनाएं, आपकी पहचान, आपके भीतर अन्याय की भावना। सोशल मीडिया की जो वायरल दुनिया है वो आग में घी का काम करती है। जब भावनाएं तथ्यों पे भारी पड़ने लगती हैं, तब एक समाज आसानी से टूट जाता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी भावनाओं को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है कि हम पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी जो जेनजी पीढ़ी है, अगर आप इस रील को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझिए कि किसी आंदोलन को सपोर्ट में बिना सोचे समझे खड़े होना कितना खतरनाक है। आपको लगता है आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग के जो मास्टरमाइंड बीजिंग और वामपंथी थिंक टैंक बैठे हैं, वो आपकी इसी मासूमियत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। इसे प्रोपेगेंडा की भाषा में यूजफुल इडियट्स कहते हैं। ये जो जेनजी लोग जो आज जंतर मंतर पर डंडे खा रहे हैं, वो यूजफुल इडियट्स कहलाते हैं। यानी वो लोग जो अनजाने में देश के दुश्मनों का काम आसान कर देते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं? सोचिएगा। दोस्तों, अंत में मेरा संदेश किसी आंदोलन के अंध विरोध या पक्ष में नहीं रहा है। मेरा संदेश केवल इतना है कि यदि आप किसी आंदोलन में जा रहे हैं, किसी हैशटैग को वायरल कर रहे हैं, किसी वीडियो को बिना जांचे आगे भेज रहे हैं,
तो पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या मैं इस विषय में पूरी जानकारी रखता हूं? क्या मुझे पता है? दूसरा, क्या मैं केवल भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहा हूं? और तीसरा सबसे जरूरी प्रश्न, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अनजाने में देश के किसी दुश्मन के साथ उसके एजेंडे का माध्यम बन रहा हूं। लोकतंत्र में विरोध करना और सरकार की आलोचना करना आवश्यक भी है, यह आपका अधिकार है और आवश्यक भी है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है उसके नागरिकों का स्वतंत्र सोचने समझने की क्षमता। नागरिक स्वतंत्र रूप से सोचें, तथ्य जांचें और विवेकपूर्ण निर्णय लें, तभी वो लोकतंत्र सक्सेसफुल होता है। यही इस कॉग्निटिव वॉर में हमारे खिलाफ, कॉग्निटिव वॉर के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत रक्षा कवच है। यदि आपको इस विश्लेषण को उपयोगी लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाले वर्षों में युद्ध बंदूकों से कम और विचारों से अधिक लड़े जाएंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? सजग बनिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं भरत कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।